हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार और यूपीएसआई के लिए मॉक टेस्ट का सेट नंबर 26। आई होप कि इससे पहले कि आपने बाकी के सेट्स को ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट जा करके चेक कीजिए। क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस को अरेंज किया जाता है, तो एंड तक ज़रूर देखिए और बताइए कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये कि पतंजलि का संबंध किससे है। पतंजलि का संबंध किससे है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, योग दर्शन से। डी को टिक करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन की सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? सिंधु नदी की कौन सी जो सहायक नदी है वो मानसरोवर झील से निकलती है? तो राइट आंसर हम यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे, सतलुज नदी। ठीक है, सतलुज ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है बताइए। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये गुजरात में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, गिरनार पहाड़ी गुजरात में। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? जिन्हें तोते हिंद के नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तान के तोता के रूप में, तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम कह सकते हैं मोहम्मद हसन। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? भारतीय शिवाजी का संबंध अगर बात करें तो मोहिनी अट्टम से। सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का जो डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों की संयुक्त धारा के बाद बनता है। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है, तो ये मेघना के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। सी करेक्ट होगा, सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, किसे यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया? हाल ही में इसको शामिल किया गया। पहले भारत से 11 बायोस्फीयर रिजर्व थे, लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल करने के बाद टोटल अब 12 हो गए। ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत सरकार ने किसे नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया? नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यशवर्धन कुमार सिन्हा। डी करेक्ट होगा। लाइकेन में कवक और शैवाल मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसके हम लोग हेलोटिज्म कहते हैं। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अक्सर क्वेश्चंस पूछ जाता है कि लाइकेन जो उन किनका संबंध होता है, तो कवक और शैवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? भारत की गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं, नारायणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नारायणी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन किया गया? संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन किया गया? तो हम कह सकते हैं कि 330 का संबंध लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के स्थान से संबंधित है। रोमांसिंग विथ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रोमांसिंग विथ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा देवानंद। सी विल बी करेक्ट आंसर, देवानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कह सकते हैं श्रवणबेलगोला। ठीक है, कर्नाटक में स्थित है श्रवणबेलगोला में इन्होंने अपना अंतिम समय यहाँ पे गुजारा था। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी है? भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला के रूप में अगर हम यहाँ पे बात करें तो बी को टिक कर सकते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि कह सकते हैं ये प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और अगर हम बात करें किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला, तो ये अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आता है। जबकि हिमालय पर्वत की बात करें तो ये वलित पर्वत का उदाहरण माना जाता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या होती है? गुरु शिखर, ये याद रखिएगा। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? पादप शरीर क्रिया विज्ञान के पिता के रूप में किसे जानते हैं? तो स्टीफन हेल्स को जानते हैं। ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं, स्टीफन हेल्स। नाम याद रखेंगे। अनाईमुडी शिखर कहाँ स्थित है? अनाईमुडी शिखर कहाँ स्थित है? तो ये ध्यान रखिएगा, नीलगिरी पहाड़ी का एक हिस्सा माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, अनाईमुडी। नेक्स्ट वन की कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम जो वो क्या संस्रावित करता है? कॉर्पस लुटियम हम कह सकते हैं कि ये
राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन एक प्रकार का मादा हार्मोन है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, भारतीय सेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पे? भारतीय सेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हम ऑप्शन किसे टिक करेंगे? डी, यानी कि चंडी मंदिर। ठीक है, चंडी मंदिर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि चौटांग नदी का निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी? बताइए, चौटांग नदी का निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ये घग्गर की सहायक नदी है, सी करेक्ट होगा। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह किसका कथन है? कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है? तो हम ये कह सकते हैं कि यह कथन लॉस्की का है, ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, लॉस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंद्रहर दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इंद्रहर दर्रा का संबंध हिमाचल प्रदेश होगा, ध्यान रखेंगे, इंद्रहर दर्रा हिमाचल प्रदेश। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कई बार ये रिपीट हुआ है। कावेरी नदी जल विवाद का संबंध किससे होता है? वो दो राज्य हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। मिर्गी की औषधि किन लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, परमेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो नवीनतम सदस्य है, नया सदस्य है, वो अंडोरा है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सदस्यों की संख्या 189 है। बिल्कुल नहीं, 190 हो चुका है अंडोरा के जुड़ने के बाद। तो सेकंड वाला तो गलत हो गया, फर्स्ट यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा कब की गई थी? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कह सकते हैं कि इसकी घोषणा कब की गई थी? 16 अगस्त 1946, डी को टिक कर सकते हैं, 16 अगस्त 1946। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चाय व्यापार के एकाधिपत्य तथा चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया? तो चीन के साथ व्यापार के साथ साथ कह सकते हैं चाय व्यापार को भी समाप्त कर दिया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ठीक है, और 1833 का चार्टर अधिनियम इसलिए भी फेमस है क्योंकि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बनाए गए थे वो इसी के तहत, जिनको लॉर्ड विलियम बेंटिंग कह सकते हैं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न, मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा था? मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में, कभी कभी प्रांतों ना लिख करके सूबा लिखता है, ठीक है, यानी कि सूबों कह सकते हैं, सूबों में या फिर प्रांतों में बांटा गया था अकबर के समय में। और अकबर के समय में सूबों की संख्या यानी कि प्रांतों की संख्या टोटल 12 थी, जबकि ये आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें औरंगजेब के समय बढ़ करके 20 हो गई थी। चलिए नेक्स्ट वन, भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बिहार। अब आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन, नीचे कमेंट्स करके बताइए कि भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य, ये तो बिहार में आपने देखा, तो बिहार के किस जिले में ये पड़ता है, ये आपको कमेंट्स करके नीचे बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद। ठीक है, स्वामी सहजानंद करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वह कौन था? ये क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की गई थी शाह आलम द्वितीय के द्वारा, हम कह सकते हैं इलाहाबाद के संधि के द्वारा। ठीक है, इलाहाबाद के संधि के द्वारा इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 1765 में इलाहाबाद की संधि के प्रथम संधि जो हुआ था उसके तहत। ठीक है, नेक्स्ट वन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया था? तो केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया था कथकली को। ठीक है, कथकली, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कह सकते हैं सारनाथ में दिए थे, तो राइट आंसर हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। और इनका जो प्रथम उपदेश कहलाता है किस नाम से जानते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे?
देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया, अच्छे तरीके से समझेंगे कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, एक्चुअली ये कहने का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, अगर यहाँ पे ऑप्शंस में अरविंद पनगड़िया होता तब हम कह सकते हैं कि नीति आयोग के बारे में बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शंस नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये योजना आयोग के संबंध में बात कही जा रही है। तो योजना आयोग या फिर नीति आयोग कह सकते हैं। इसके प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में हम लोग गुलजारी लाल नंदा को जानते हैं, जबकि अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ पे फिलहाल हम राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप का नाम बदल करके लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? ये किया गया था 1973। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा 1973। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य संविधान में कब शामिल किया गया था? भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य संविधान में कब शामिल किया गया था? तो देखिए, मौलिक कर्तव्य की बात करें तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, जो कि कह सकते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था, भाग 4 के फर्स्ट में। ठीक है, भाग 4 के फर्स्ट में। और अनुच्छेद की बात करें तो 51 के फर्स्ट के अंतर्गत ये आता है, तो ये आपको याद रखना है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्यों की संख्या बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है? मिनी संविधान के नाम से हम लोग किस संशोधन को जानते हैं? 42वें संविधान संशोधन जो है, इसी को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके तहत कई सारे संशोधन किए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर में कौन सा जो कि सही नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, सही नहीं है। तो यहाँ पे बताइए कौन गलत तरीके से मैच किया गया। देखिए, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पहला, सेकंड और थर्ड, यहाँ पे तीनों के तीनों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत यहाँ पे है ऑप्शन डी में, क्योंकि लॉर्ड लिलिथगो के कार्यकाल में भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया गया था। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि लॉर्ड लिलिथगो का जो समय स्टार्ट हुआ था वो 1936 से स्टार्ट हुआ था, जो कि 1943 तक थे। ठीक है, तो हम ये पॉइंट्स तो कह सकते हैं ये गलत है, इस वजह से राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन से कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो बताइए यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है? एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे क्वेश्चंस में होना चाहिए कि सत्य। ठीक है, सत्य हमें यहाँ पे देखते हैं। चलिए, सत्य कौन सा है बताइए। सत्य के रूप में अगर हम देखें तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये बिल्कुल सही है, लेकिन लोहे से परिचित थे ये पॉइंट्स गलत हो जाता है, इस वजह से कहेंगे कि 1, 2, 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक था, असत्य नहीं सत्य होना चाहिए था। कौन सा कथन सत्य? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को मित्र, दार्शनिक और निर्देशक कहा गया। तो बताइए कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से नोट्स प्रोवाइड करा था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? लोक लेखा समिति का मित्र कहा जाता है, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में जाना जाता है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इनके संबंध में कह सकते हैं संविधान में 148 से 151 के अंतर्गत बातें कही गई हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा इसके बारे में। फिलहाल अगर मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट्स बता दूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं बिहार एसआई के टारगेट बैच में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से हर 2 दिन पे फुल मॉक टेस्ट आपको देते हैं, उसका हैंड राइटिंग नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाता है अलग अलग टॉपिक का, जो एग्जाम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो, और साथ में आपको वीडियो सॉल्यूशन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, और डेली आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं जो एग्जाम्स में डेफिनेटली आपका हेल्प करेगा। तो ये सभी चीज़ें आपको मंथली बेसिस पे हम लोग करते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा और रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर ऑन रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। अगला प्रश्न देखिए, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि अफ्रीका को पठारी महाद्वीप के नाम से जानते हैं। सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 पॉइंट्स मिलाए गए हैं और बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें, एक्चुअली ये जनजाति के साथ मैच किया जा रहा है, तो चोलनाइकल की बात करें तो ये केरल के साथ सही है। टोडा क्या आपको पता है, टोडा ये तमिलनाडु के साथ होना चाहिए था, ये गलत है। विरोहर जनजाति हम कह सकते हैं ये झारखंड से संबंधित होगा। 1 और 3 करेक्ट होगा। यहाँ पे राइट आंसर सी को टिक कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट्स दिए गए, तीनों को मिलाया गया और आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित है। एक्चुअली ये जो मिलाया गया ना वो जो आपको पता है कि पांडुचेरी के जो क्षेत्र हैं वो किन किन राज्यों में उसके क्षेत्र से संबंध यहाँ पे मैच किया गया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पांडिचेरी के देखिए ध्यान दीजिएगा, उसके क्षेत्र 3 राज्यों में, ठीक है, उसके क्षेत्र जो 3 राज्यों में और उसके टोटल 4 क्षेत्र आते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यमन तो बिल्कुल सही है कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कराईकल की बात करें तो कराईकल और पुडुचेरी जो आता है वो हम कह सकते हैं तमिलनाडु के अंतर्गत आता है, ना कि केरल के अंतर्गत, ये गलत हो गया। और साथ ही साथ माहे जो आता है वो हम कह सकते हैं ये केरल के अंतर्गत आता है, ये पॉइंट्स भी गलत है। तो आपने यहाँ पे 4 चीज़ों को देखा, एक तो यमन था, एक था कराईकल, दूसरा पुडुचेरी हो गया और एक चौथा हो गया माहे। यानी 4 चीज़ों को आपको याद रखना और 3 राज्यों से संबंध रखता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सही क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो ये अच्छे से याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आदर्श और दर्शन में उन्हें चिन्हित कीजिए जो कि भारत के संविधान के उद्देशिका में प्रतिष्ठापित किए गए। तो आपको पता है कि भारतीय संविधान में प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की गई है, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता की बात की गई है, लेकिन पूंजीवाद और मुक्ति व्यापार के बारे में बात नहीं की गई है। तो सही क्या होगा, 1 और 2 बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। तो अब यहाँ पे बताइए कि कौन सा मिलान गलत तरीके से किया गया। विडाल परीक्षण का जो किया जाता है टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है, वेसेनस्टेन परीक्षण फ्लैग की जांच के लिए करते हैं, यानी कि फ्लैग की जांच के लिए करते हैं। ये दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, तो गलत कोई भी नहीं है। इस वजह से हम कहेंगे ऑप्शन डी, ना ही 1 गलत है और ना ही 2 गलत है, डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है। औद्योगिक पैमाने पर किसका निर्माण करते हैं साल्वे प्रक्रम के द्वारा। सोडियम कार्बोनेट्स का प्रयोग हम लोग करते हैं साल्वे प्रक्रम के द्वारा औद्योगिक पैमाने पर, यानी काफ़ी बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाता है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन करता है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण जो करता है वो हरे पेड़ पौधे करते हैं, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से हम लोग जानते हैं एड्रीनालिन, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। साथ ही एक छोटा सा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि एड्रीनालिन जिसे हम लोग एपिनेफ्रेन के रूप में भी जानते हैं, यह एक हार्मोन और दवा है जो आंत संबंधी कार्यों को नियंत्रित करने में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी धातु में विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है तो क्या होगा। जब किसी धातु में विद्युत धारा को अगर हम प्रवाहित करते हैं तो उसका ताप क्या होगा कि बढ़ जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। वस्तुओं का आवेशन जो होता है वो किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप संभव हो पाता है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आज के ये 50 क्वेश्चंस अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल पे आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन करिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।